रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नव्या अपने घर की सबसे छोटी और लाडली थी। उसकी माँ और भाई ने उसे कभी किसी चीज के लिए मना नहीं किया था। उसे नई और लेटेस्ट चीजों को खरीदने का शौक था। मार्केट में कोई भी नई चीज आती तो वो उसे 1 या 2 दिन में ही ले लिया करती। एक दिन करण अपनी माँ कौशल्या से बोलता है, माँ, आपने मेरा क्रेडिट कार्ड यूज किया क्या? अभी अभी फोन में मैसेज देखा मैंने, 50,000 का बिल आया हुआ है। अरे इतने पैसों का भला मैं क्या करूँगी? लेने की तो दूर, मैंने तेरा कार्ड देखा तक नहीं। तो फिर ये जरूर नव्या का ही काम होगा। कहाँ है वो? इतने में ही वहाँ नव्या हाथ में नया फोन दिखाते हुए घर में आती है और अपनी माँ से बोलती है, माँ देखो, मेरा नया 5G फोन 2 दिन पहले ही लॉन्च हुआ था और आज मेरे हाथों में है। कहीं ये वही फोन तो नहीं जिसके बारे में तू मुझे उस दिन बता रही थी, वही महंगे वाला? हाँ माँ, वही तो। देखो ना माँ, कितना क्लासी लुक है इसका। और जब मैं इसे लेकर कॉलेज जाऊंगी ना तो सब मुझे देखकर यही कहेंगे कि तू तो बड़ी तेज निकली, 5G फोन भी ले आई। नव्या, मैंने 2 महीने पहले ही तुझे अच्छा खासा स्मार्टफोन दिलवाया था। उसका क्या हुआ जो तुझे नया फोन लेने की जरूरत पड़ गई? उसे क्या होगा, वो एकदम फर्स्ट क्लास है, पर मैं उससे बोर हो गई थी और फिर उस बात को 2 महीने बीत गए भैया, इसलिए नया ले लिया। अरे तू पागल हो गई है क्या? इतना महंगा डब्बा लेने से पहले पूछ तो लेती, तो दिन पर दिन कितनी खर्चीली होती जा रही है। छोड़ो माँ, इसे कहकर कोई फायदा नहीं। इतना कहकर वो घर से चला जाता है और नव्या भी अपने फोन में सेल्फी लेने लगती है। ऐसे ही समय बीतता है और कौशल्या अपने बेटे करण के लिए रिश्ता देखना शुरू कर देती है और उसकी तलाश नीति नाम की एक लड़की को देखने के बाद पूरी हो जाती है और वो उसके घर वालों से बातचीत करके रिश्ता तय कर देती है। और शादी से कुछ ही दिन पहले कौशल्या नीति और नव्या को लेकर शादी की शॉपिंग करने जाती है, जहां नीति अपने लिए एक सिंपल सी शादी का जोड़ा पसंद करती है, तो वहीं नव्या एक तड़कता भड़कता लहंगा पसंद करती है। उसके लहंगे को देखकर नीति बोलती है, अरे नव्या, इससे थोड़ा हल्का लहंगा ले लो। कैसी बातें कर रही हो भाभी, मेरे इकलौते भाई की शादी है, बहन का तो चमकना बनता है ना। और आपने ये क्या सस्ता सा जोड़ा पसंद किया है, इसे तो मैं अपने पड़ोसन की शादी में न पहनूं। मुझे ये सब तामझाम नहीं पसंद, सादगी में रहना ही अच्छा लगता है। मेरी मानो तो तुम भी कोई और देख लो जो दिखने में अट्रैक्टिव और पहनने में कंफर्टेबल हो। अरे भाभी, खर्चा मेरे घर वाले कर रहे हैं ना, तो आपको क्या दिक्कत है? और मुझे वैसे भी हर चीज लेटेस्ट चाहिए होती है और लहंगे में ये वाला डिजाइन बहुत ट्रेंडिंग है। रहने दे नीति, तेरी ननद बड़ी खर्चीली है, एक बार जिद करती है तो बस वो चीज चाहिए कैसे भी। भैया आप ना इन कपड़ों को पैक कर दीजिए। इतना फालतू खर्चा कोई कैसे कर सकता है? अरे पैसे कोई पेट पर थोड़ी लगते हैं। शादी हो जाने दो, मैंने भी अपनी खर्चीली ननद के फालतू खर्चे बंद ना किए ना तो कहना। जिसके बाद वो तीनों वहाँ से चली जाती है और कुछ दिनों में करण और नीति शादी के बंधन में बंध जाते हैं और गृह प्रवेश की रस्म में नव्या अपने भाई भाभी को दरवाजे पर रोकते हुए बोलती है, चलिए भाभी, अब अपनी ननद को नेक में कोई अच्छा सा गिफ्ट दीजिए। तुझे अभी कुछ चाहिए? अरे हर लेटेस्ट चीज पर खर्चा करके इतना भंडारा कर रखा है तूने, अब क्या चाहिए तुझे? कोई बात नहीं करण जी, मेरी ननद खर्चीली है तो क्या हुआ, उसे नेक देने के लिए मैं भी अपने हाथ ढीले कर ही सकती हूँ। ये लो ननद जी, पूरे 100 रुपए। इतना कहकर वो उसे पैसे पकड़ा देती है और कलश को गिराकर घर के अंदर आती है। उन पैसों को पकड़े हुए नव्या खुद से बोलती है, नव्या, तेरी भाभी तो बड़ी कंजूस निकली। नेक में 100 रुपए दिए, मतलब इससे ज्यादा तो मैं अपने लिपस्टिक पर खर्च कर देती हूँ। इतना कहकर वो भी अंदर चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है और नीति ससुराल के सारे काम अच्छे से करने लगती है। और एक दिन जब सब बैठकर नाश्ता कर रहे होते हैं, तभी नव्या करण को अपनी घड़ी दिखाते हुए बोलती है, भैया देखिए ना, इस घड़ी का मॉडल कितना पुराना हो गया है, मैं इसे पहन पहन कर बोर हो गई हूँ। अब मुझे टाइटन की नई वॉच चाहिए। अरे नव्या, टाइम ही तो देखना होता है, उसके लिए तो आजकल फोन ही काफी है। भाभी, मैंने घड़ी भैया से मांगी है, आपसे तो नहीं। भैया आप मुझे पैसे दीजिए बस। सही तो कह रही है तेरी भाभी, अगर फिर भी तुझे घड़ी लेनी है तो मैं कोई सस्ती और बढ़िया सी ले आऊंगा।
बिल्कुल भी नहीं, मुझे लेटेस्ट डिजाइन वाली ही चाहिए, नहीं तो खाना नहीं खाऊंगी मैं। इतना कहकर वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है और अगले दिन हाथ में घड़ी पहने नाश्ते के टेबल पर बैठते हुए बोलती है, भाभी मेरे सैंडविच तैयार कर दिया आपने? अरे रात को तुमने खाना नहीं खाया तो मुझे लगा सुबह भी तुम गुस्से में नाश्ता नहीं करोगी। अरे बहू, इसके गुस्से को देखकर करण ने इसे कल ही पैसे दे दिए थे, तभी तो ये घड़ी पर खर्चा करके आई है। तो आखिर इस खर्चीली ने अपनी घड़ी पर फिर से फालतू खर्चा कर ही लिया। नीति, तुझे इस खर्चीली ननद को खर्चे करने से रोकने के लिए कोई ना कोई नीति तो बनानी ही पड़ेगी। ऐसे ही एक दिन कौशल्या हॉल में बैठी टीवी देख रही होती है। तभी नव्या बाहर से हाथ में शॉपिंग के बैग्स लेकर घर आती है और थक कर सोफे पर बैठती हुई बोलती है, माँ ये शॉपिंग करना भी कितना थका देने वाला काम है। अरे तो कौन कहता है मार्केट में जाकर मरने को, कपड़ों से पूरी अलमारी भरी है, फिर क्या जरूरत है शॉपिंग में पैसे फूकने की। सासू माँ, अब कहने से क्या फायदा, आप दोनों माँ बेटों ने ही तो नव्या की जिद पूरी कर उसे इतना खर्चीला बनाया है कि बिना खर्चा किए उसका कोई दिन ही नहीं कटता। बस भाभी, क्या आप भी वो सीरियल वाली भाभी की तरह माँ के कान भर रही हो? माँ, आते हुए मैंने एक है ना बहुत अच्छा एलईडी टीवी देखा था, मैं तो कहती हूँ भैया से कहकर ऑनलाइन ऑर्डर करवा लेते हैं। पर किस लिए? ये वाला टीवी तो ठीक ठाक चल रहा है अभी। क्या खाक अच्छा चल रहा है? अरे क्वालिटी का क्यों भी नहीं है उसमें। नया एलईडी टीवी आएगा, उसमें एचडी चलेगा, फिर आप जब नाटक देखेंगी तो ऐसा लगेगा कि एक्टर टीवी में नहीं बल्कि हमारे सामने लाइव एक्टिंग कर रहे हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, एलईडी टीवी क्या, फ्रिज, पंखा, सोफा सब नया ले लेते हैं ना। तुम्हारे भैया के पास तो विरासत का बड़ा खजाना रखा है, वहीं से तो सारा पैसा आता है। अरे तुम खर्चा करने से पहले एक बार भी नहीं सोचती, पर कमाई तो मेरे पति की है ना। आप मुझे ऐसे ताने नहीं दे सकती, क्योंकि आपके पति मेरे भैया है, ये कहकर आप जताना क्या चाहती हैं? कुछ जताना नहीं चाहती, बस ये समझाना चाहती हूँ कि खर्चा जरूरत के हिसाब से करना चाहिए। अभी तुम मायके में हो, कल को ससुराल जाओगी तो इतनी खर्चीली बहू के खर्चे कौन उठाएगा? मुझे ना आपसे बात नहीं करनी। इतना कहकर वो अपने शॉपिंग के बैग उठाकर कमरे की तरफ चली जाती है और उसी रात को कमरे में बैठी नीति कुछ सोच रही होती है। तभी करण उससे बोलता है, कौन से ख्यालों में खोई हो तुम? ये अच्छा तरीका है अपनी खर्चीली ननद को लाइन पर लाने का। सुनिए, मेरा फोन अब बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है, इसलिए मुझे ना आईफोन चाहिए। अरे ये क्या डिमांड हुई, मैं इतना खर्चा कहाँ से करूँगा? क्यों? अपनी खर्चीली बहन के तो सारे खर्चे उठाते हो, अब मैंने कुछ मांग लिया तो आफत आ गई। मुझे तो आईफोन ही चाहिए, कह दिया मैंने, वरना मैं घर का कोई काम नहीं करूँगी। इतना कहकर वो सो जाती है और अगले दिन नाश्ता ना बनने पर नव्या कहती है, भाभी की तबीयत खराब है क्या, जो आज टेबल पर कुछ खाने के लिए नहीं है? नहीं नव्या, मैं तो बिल्कुल भली चंगी हूँ। वो तो जब तक तुम्हारे भैया मुझे आईफोन लाकर नहीं देते तब तक तुम सबको खुद ही सब कुछ करना होगा। पर बहू, ये कैसी जिद है? सासू माँ, आईफोन के मेरे हाथ में आने तक मैं किसी काम को हाथ नहीं लगाने वाली। भाभी आपका दिमाग तो ठीक है ना? हाँ, तो मुझे जरूरत है तभी मांग रही हूँ, तुम्हारी तरह नहीं एक फोन के रहते दूसरे की मांग कर रही, समझी? इतनी जिद भी अच्छी नहीं होती है भाभी, आप तो फालतू खर्चा करने को कह रही हैं। अच्छा, तुम्हारी जिद पर खर्चा खर्चा और मेरे आईफोन की डिमांड फालतू खर्चा। तुम जैसी खचीरी लड़की की जुबान से ये सब अच्छा नहीं लगता। अपने खर्चे देखे हैं कभी जिनका कोई हिसाब ही नहीं है? नीति की ये बातें सुनकर नव्या को अपनी गलती का एहसास होता है और वो कहती है, भाभी मुझे एहसास हो गया है कि मैंने अपनी जिद को पूरा करने के चलते भैया की कितनी कमाई को फालतू ही उड़ाया है, लेकिन अब से मैं वादा करती हूँ कि मैं कोई फालतू खर्चा नहीं करूँगी, जितना जरूरत है उतना ही पैसा उड़ाऊंगी। उसकी ये बात सुनकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं, जिसके बाद से खर्चीली नव्या सुधर जाती है। कपिल के ऑफिस जाने के बाद दिव्या अपने घर की साफ सफाई और कपड़े धोने आदि घरेलू कामों में व्यस्त हो जाती और इस तरह कपिल के आने तक वो घर के सारे काम निपटा लेती। एक दिन कपिल के ऑफिस जाने के बाद दिव्या को कपड़े धोते समय कपिल की शर्ट में एक बड़ा सा बाल दिखता है। हे भगवान, इतना लंबा बाल, इनका तो हो नहीं सकता। पता नहीं किस कलमुही के साथ गुलछर्रे उड़ाते फिर रहे हैं ये। आने दो, आज अच्छे से खबर लूंगी इनकी मैं। शाम को जैसे ही कपिल ऑफिस से घर आता है
तो वो दिव्या को दरवाजे पर खड़ा देखता है। ओह हाय स्वीटहार्ट, क्या बात है, आज तो गेट पर ही मेरा इंतजार कर रही हो। समथिंग स्पेशल? हाँ हाँ, ज्यादा मिट्ठू मियाँ बनने की जरूरत नहीं है और मुझे जल्दी से बताओ कि ये इतना लंबा बाल किस कलमुही का है। अरे मुझे क्या मालूम, तुम्हारा ही होगा बेबी। आप झूठ बोल रहे हो, मैं सब जानती हूँ। पता नहीं कौन है वो मनूस जिसने मेरे घर संसार में आग लगा दी। क्या दिव्या, तुम भी ना जरा सी बात का बतंगड़ बना रही हो। इधर उधर की बातें बनाना ना बंद कर दो और मुझे जल्दी से बता दो कि ये बाल किस चुड़ैल का है। ये बाल तुम्हारी बहन का है। याद नहीं, जब हम वीकेंड पे डिनर के लिए जा रहे थे तो तुम्हारी उस बेवकूफ सी बहन ने अपने पति के शर्ट पर पानी गिरा दिया था और तुम्हारे उस जीजा जी ने मेरी शर्ट पहन ली थी। कपिल की ये बात सुनकर दिव्या चुप हो जाती है, मगर हार नहीं मानती और कहती है, हाँ मगर ये भी तो हो सकता है ना कि किसी चुड़ैल का बाल पहले ही तुम्हारी शर्ट पर हो। क्या तुम्हें याद नहीं क्या, तुम्हारी उस चुड़ैल बहन ने नशे में क्या क्या नाटक करवाए थे। तुमने मेरी बहन को चुड़ैल कहा? मैंने नहीं, देखो अब तुमने खुद अपनी बहन को चुड़ैल कहा। अरे तुम्हारी बहन कौन सा दूध की धुली है, जब भी यहाँ आती है कोई ना कोई महंगा सामान उठा कर ले जाती है। तो क्या हुआ, सब कुछ मेरा कमाया हुआ तो है। आहा, अरे आपकी कोई कमाई वमाई नहीं है। मैं दहेज में जो इतना सारा सामान लेकर आई थी ना, वो है, इतनी तो तुम्हारी सैलरी भी नहीं है। ऐसे ही एक दिन दिव्या बाजार में सब्जी लेने जाती है। तभी वो देखती है कि कपिल किसी और औरत के साथ में बैठकर गाड़ी से कहीं जा रहा होता है। दिव्या अपने मोबाइल में उनका फोटो खींच लेती है और शाम को जैसे ही कपिल घर आता है, आखिर क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में? मुझे ना अच्छे से पता है कि तुम्हारा किसी और के साथ चक्कर चल रहा है। हे भगवान, ये औरत सांस भी नहीं लेने देती। क्या बकवास किए जा रही हो? वाह रे वाह, चोरी ऊपर से सीना चोरी। आज मैंने खुद अपनी आँखों से तुम्हें एक औरत के साथ गाड़ी में जाते देखा था। ये देखो सबूत। इतना कहकर दिव्या अपने मोबाइल में कपिल को वो तस्वीर दिखाती है। अरे बेवकूफ औरत, ये मेरी बॉस है और हमारी एक अर्जेंट मीटिंग थी, इसलिए वो मेरे साथ आ गई। दिव्या खामोश हो जाती है, मगर उसे अभी भी तसल्ली नहीं होती। दूसरे दिन सुबह, देखो दिव्या, आज शाम को कोई नया झगड़ा मत करना प्लीज, क्योंकि आज तुम्हारा बर्थडे है यार। हम शाम को घूमने चलेंगे और फिर डिनर भी बाहर करके आएंगे। दिव्या खुश हो जाती है और शाम को सज संवर कर कपिल का इंतजार करने लगती है। शाम से रात हो जाती है, मगर कपिल नहीं आता। रात के 10 बजे जब कपिल आता है, अरे सॉरी, वो ऑफिस में इतना काम आ गया था कि मुझे छुट्टी नहीं मिली। बहाने बनाना तो ना कोई तुमसे सीखे। मुझे ना अच्छे से पता है, तुम जरूर किसी लड़की के साथ घूमने गए होगे। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। इतना कहकर कपिल दिव्या को एक बहुत ही सुंदर सी डायमंड रिंग दिखाता है। अंगूठी देखकर दिव्या खुश हो जाती है। दूसरे दिन कपिल के ऑफिस जाने के बाद दिव्या कपड़े धोने लगती है। तभी उसे कपिल के शर्ट से म्यूजिक कॉन्सर्ट के 2 पास मिलते हैं। अच्छा तो ये बात है, मुझे काम का बहाना बताकर बाहर मजे लूट रहे हैं पतिदेव। मेरा शक बिल्कुल सही निकला, इनका चक्कर ना उसी चुड़ैल के साथ चल रहा है। शाम को जब कपिल घर आता है, तब दिव्या उसे टिकट दिखाते हुए कहती है, अच्छा तो ये तुम्हारा इम्पोर्टेंट काम था, देखो। अरे दिव्या, मेरा यकीन मानो, ये पास मैंने हमारे लिए ही खरीदे थे। हाँ मैं अच्छे से जानती हूँ तुम्हें। अरे अगर तुम्हें मैं पसंद ही नहीं थी तो मुझसे शादी क्यों की, हे भगवान। अरे तुम छोटी सी बात को कहां से कहां ले जाती हो यार। हाय, ये बात तुम्हारे लिए छोटी होगी पर मेरे लिए नहीं। हे भगवान, मैं तो लुट गई, मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। अरे जिंदगी तो मेरी बर्बाद हुई है। हर रोज जैसे ही घर में पैर रखता हूँ तुम्हारा झगड़ा चालू हो जाता है। इतना कहकर कपिल अपने कमरे में चला जाता है। नहीं, मुझे अब ऐसे चरित्रहीन इंसान के साथ नहीं रहना, बिल्कुल भी नहीं रहना। दिव्या अपने एक दोस्त के पास जाती है जो पेशे से एक वकील होता है। अरे दिव्या, तुम बैठो यहाँ, कैसे आना हुआ?
मुझे मेरे पति से डिवोर्स चाहिए। मगर दिव्या, तुम्हारा पति तो एक अच्छा इंसान है, फिर क्यों? तुम्हें पता है उनका अपनी बॉस के साथ अफेयर चल रहा है और मैं ऐसे बेवफा इंसान के साथ बिल्कुल नहीं रह सकती। मगर दिव्या, तुम्हें पहले डिवोर्स केस फाइल करना पड़ेगा। वकील और दिव्या दोनों ही पुलिस स्टेशन जाते हैं। वहाँ पुलिस अफसर दूसरे पुलिस वालों को लाई डिटेक्टर मशीन के बारे में समझा रहा होता है, तो वो दोनों देखते हैं कि वो उनका ही दोस्त होता है। अरे आओ आओ, आज तुम दोनों एक साथ कैसे? कहो कैसे आना हुआ? मुझे मेरे पति से डिवोर्स चाहिए। देखो दिव्या, कई बार गुस्से में आकर लिया हुआ फैसला हमारे लिए गलत साबित हो सकता है। हाँ दिव्या, तुम्हें अपने पति को एक मौका जरूर देना चाहिए। ठीक है, क्यों ना हम कपिल का लाई डिटेक्टर टेस्ट ले ले, फिर सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्या दिव्या, अब इंसानों के रिश्ते का फैसला एक मशीन करेगी? फिर भी दिव्या जिद करके वो मशीन अपने साथ घर ले जाती है। शाम को जब कपिल ऑफिस से घर आता है, दिव्या कपिल को बिठाकर उसके दोनों हाथों में मशीन की क्लिप लगा देती है। ये क्या पागलपन है? मैं तुमसे जो भी सवाल करूंगी उसका सच सच जवाब देना पड़ेगा, वरना ये मशीन तुम्हारा झूठ पकड़ लेगी आज। हे भगवान, इस औरत को मेरे ही पल्ले बांधना था क्या? अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें इससे तसल्ली होती है ना तो यही सही। क्या तुम्हारा किसी के साथ अफेयर चल रहा है? नहीं। और मशीन में हरी लाइट जलती है। क्या उस दिन गाड़ी में अपनी बॉस के साथ तुम मीटिंग के लिए जा रहे थे? हाँ हाँ हाँ। मशीन में फिर से हरी लाइट जलती है। तुम्हारी जेब से जो टिकट निकले थे वो हमारे लिए नहीं थे? हाँ। मशीन में फिर से हरी लाइट जलती है। आखिरी सवाल, क्या तुम सिर्फ मुझसे प्यार करते हो? हाँ दिव्या, मेरी जिंदगी में कोई नहीं है, ना ही तुम्हारे सिवा कोई आएगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे आगे, बहुत प्यार करता हूँ मैं तुम्हें। और मशीन में फिर से हरी लाइट जलती है, जिसे देखकर दिव्या की आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं और वो अपने पति से इस बात की माफी मांगती है। मुझे माफ कर दीजिए कपिल जी, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया। अब से मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी, सच्ची। उस दिन के बाद से दिव्या कभी भी अपने पति पर शक नहीं करती और दोनों मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।